हेलो एवरीवन। सो बहुत दिनों से मैंने फर्स्ट ईयर का कुछ नहीं बनाया था। लेट्स स्टार्ट विथ क्या पढ़ना चाहिए अभी। आई डोंट नो आपको किस में ज़्यादा दिक्कत आता होगा। आई गेस हेड एंड नेक। सो लेट्स स्टार्ट विथ हेड एंड नेक। देखिए, सो हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू बीडीसी से जितने भी क्लिनिकल्स हो सकते पॉसिबल हेड एंड नेक के। इसमें मैं सारे कवर करूँगा। ये हेड में ट्रॉमा हो रहा है, कौन सा आर्टरी डैमेज होगा, रोड एक्सीडेंट्स में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या होता है। वी विल कवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अभी आते हैं एंटीरियर। अभी जो स्कल होता है उसको तीन फोसा में डिवाइड किया है, ये एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा में कहाँ कहाँ फ्रैक्चर होता है, ये जो देख रहे हैं ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है। इसका फ्रैक्चर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। और ये अगर फ्रैक्चर हो तो आपको नोज में से क्या ऐसा लगेगा कि कॉमन कोल्ड पे जो रिलीज होता है ना, म्यूकस म्यूकस जैसा लगेगा, वाटरी डिस्चार्ज। बट वो एक्चुअल में सीएसएफ रहेगा जो लीक करेगा। So coming on to fracture of anterior cranial fossa may cause bleeding and discharge of CSF through nose। ये अगर आप उसको तो फिर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। अगर आप नॉर्मल, अगर सीएसएफ रहेगा और अगर आप उसको हैंकरचीफ में डालोगे तो वो एकदम कड़क हो जाएगा। मतलब इट विल बिकम वेरी क्रिस्पी एंड हार्ड काइंड ऑफ लाइक टेक्सचर वो इमेजिन करो। और अगर वो नॉर्मल एलर्जिक राइनाइटिस वाला है, मतलब नाक अगर बह रहा है, तो वो मॉइस्ट ही रहेगा। इट में ऑल्सो कॉज अ कंडीशन। अभी देखिए, ब्लैक आई बॉक्सर्स को आपने देखा होगा, बॉक्सर्स हैव अ ब्लैक आई। इसमें कहीं पे पिक्चर है क्या? इट्स लाइक कि आंख के नीचे काला हो जाता है, यहाँ पे काला काला हो जाता है ये वाला पूरे एरिया में। वो क्यों होता है? अगर एंटीरियर क्रेनियल फोसा में कहीं पे भी या फिर स्कल में कहीं पे भी आपका चोट लगता है, तो फिर ये जो ये मसल है फ्रंटल बेली ऑफ फ्रंटो ऑसिपिटैलिस, ये एंटीरियरली स्किन से बाउंड रहता है और पीछे में एक्सटर्नल न्यूकल लाइन से अटैच रहता है। तो आगे में वो क्या होता है, आगे में वो डिस्चार्ज होते होते यहाँ तक आ जाता है, आई सॉकेट के नीचे आ जाता है। Black eye is caused by seepage of blood into the eyelid, as frontalis muscle has no bony origin। ठीक है, फ्रंटालिस मसल को भाई यहाँ पे बोनी ओरिजिन नहीं है, सीधा मसल पे ही अटैच होता है, इसलिए ऐसा है। तो यहाँ पे बहुत ही पुअर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ये बीडीसी में। तो अभी आते हैं मिडिल क्रेनियल फोसा का अगर फ्रैक्चर हो तो ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज ऑफ सीएसएफ थ्रू ईयर। अगर एंटीरियर का होगा तो नोज से आएगा, मिडिल का होगा तो ईयर से आएगा। ब्लीडिंग थ्रू द नोज और माउथ में ऑकर ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्फीनॉइड। अगर स्फीनॉइड है तो फिर आगे से आएगा एंटीरियर क्रेनियल फोसा। The seventh and the eighth cranial nerves may be damaged if the fracture also passes through the internal acoustic meatus। अभी आपको पता है कि फेशियल पाल्सी हो सकता है या हियरिंग लॉस हो सकता है अगर आपका मिडिल क्रेनियल फोसा में डैमेज हो तो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेवेंथ एंड एट नर्व, फेशियल नर्व का पूरा आपको पढ़ना होगा कि वो पोस्टीरियर वॉल से आएगा फिर मीडियल वॉल पे जाएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड बिग टॉपिक जो कि बाद में कवर करेंगे। If a semicircular canal is damaged, vertigo may happen। अगर सेमी सर्कुलर ऐसा तीन होते हैं ना, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में होते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स, अगर वो डैमेज हो जाएंगे तो आपको ब्रेन को ऐसा लगेगा कि आप इधर उधर मूव कर रहे हो, तो वो वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करेगा और वर्टिगो भी हो सकता है, मतलब सर चक्कर आएगा। बातें हैं फ्रैक्चर ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में कॉज ब्रूजिंग ओवर द मैस्टॉइड रीजन। मैस्टॉइड रीजन ये होता है, यहाँ पे ब्रूजिंग मतलब काला काला लाल लाल हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन होगा, एक्सटेंडिंग डाउन ओवर टू द स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। यहाँ से यहाँ तक ये आपका स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड है। ये जो देख रहे हो ये टेंडन है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड का। ये ऐसे ऐसे अटैच होता है, एक क्लेविकल पे और एक स्टर्नम पे, स्टर्नो क्लीडो
मैस्टॉइड। अभी ये देखिए इसका वॉल कौन कौन सा क्या बनाता है ये देख लीजिएगा, वाइवा में पूछते हैं। एक तरह से मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताता चलूंगा जो जो वाइवा के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑस्टियोलॉजी मेन, अगर कोई भी एग्जामिनर आएगा तो ही विल आस्क, तो होल्स पढ़ के जाओ भाई, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, जितना भी फोसा है वो सारा पढ़ के जाओ, उसमें से क्या क्या पास हो रहा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, स्कल में ये पता ही होना चाहिए। फॉन्टेनियल्स, देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सर ऐसा फिक्स सॉलिड बॉल की तरह नहीं होता, उसमें कुछ कुछ गैप्स होता है, ऐसा मतलब इट्स लाइक कि ऐसा फॉन्टेनियल्स होता है डायमंड शेप का, या फिर जो जैसे जैसे एज होता है वैसे वैसे वो फिल होता जाता है, ऑसिफाई होता है। तो उससे आप एज डिटरमाइन कर सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ फॉन्टेनियल्स हैं जो एज होने के बाद ही फिल होगा। हेल्प्स टू, और क्या कर सकते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी देख सकते हैं। अगर आपने किसी बहुत छोटे बच्चे को देखा होगा तो यू विल नो कि यहाँ पे उसका ऐसे बल्ज करता रहेगा, इफ ही इज बाल्ड तो फिर दिखेगा। helps us to know the intracranial pressure. In case of increased pressure, bulging is seen, and in case of dehydration, depression at the scene of fontanelles, site of fontanelles. तो ये तो कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मान लीजिए अगर कोई मेम्ब्रेन जैसा चीज़ है, वो अगर ज़्यादा पानी रहेगा तो वो ऐसा उठा हुआ रहेगा, और अगर कम रहेगा तो डिप्रेस्ड रहेगा। ऑसिफिकेशंस उतना याद करने का ज़रूरत नहीं होता है, मेन मेन टीबिया का और लोअर पार्ट ऑफ टीबिया 18 पे होता है, ये मेन इसका क्लिनिकल मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, और ये पिस्सी फॉर्म बोन का होता है कि वो 12 साल पे ऑसिफाई होता है। अगर याद करना भी है तो ये कार्पल्स का याद करके जाना, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑसिफिकेशन बाद बाकी तो, अगर हमारे इधर नहीं पूछ रहे हैं तो आपके इधर पूछने का चांस बहुत कम है। The mandible is commonly fractured at the canine socket where it is weak. कहाँ? कैनाइन सॉकेट पे फ्रैक्चर होगा, नेक पे भी फ्रैक्चर होगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंफीरियर एल्वेोलर नर्व इन द कैलस में कॉल्ड न्यूरल्जिक पेन। अभी इंफीरियर एल्वेोलर नर्व अगर डैमेज होता है तो न्यूरल्जिया क्या होता है, न्यूरल्जिक पेन। इट्स लाइक कि अगर थोड़ा भी स्लाइट मूवमेंट भी हो या फिर हवा का झोंका भी आएगा तो आपको बहुत इंटेंस पेन होगा, उसको बोलते हैं न्यूरल्जिक पेन। which may be referred to the area of distribution of buccal and auriculotemporal nerves, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बक्कल एंड ऑरिक्यूलोटेम्पोरल नर्व्स, ये नर्व्स जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है वहाँ पे भी पेन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का पेरेंट नर्व सेम है, इसलिए। इफ द नर्व इज पैरालाइज द एरिया इज सप्लाइड बाय, ये तो कॉमन है, अगर नर्व पैरालाइज हो गया तो फिर वो जो भी एरिया सप्लाई करेगा वहाँ पे कोई भी सेंसेशन नहीं आएगा, इनसेंसिटिव हो जाएगा। द नेक्स्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑफ द मैंडिबल ऑकर्स एट द एंगल एंड द नेक। ये एंगल है और ये नेक है, यहाँ यहाँ फ्रैक्चर्स कॉमन है। ओके सो अभी क्या पढ़े, इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आगे आएंगी। आई एम सो सॉरी कि मैंने पहले से प्रिपेयर नहीं किया था कुछ। In a suspected case of murder, fracture of hyoid bone strongly indicates throttling and strangulation. देखिए अगर किसी को मैं गला घोट के मारूंगा तो ये मेरा हायोइड बोन है, ये जाएगा तो ये फ्रैक्चर हो जाएगा। से कभी भी ऐसे दोनों साइड खुद को नहीं दबाना मजाक मजाक में भी, क्योंकि ये दोनों कैरोटिड अगर प्रेस हो गया तो हाइपॉक्सिया होके फिर आपका या तो कैरोटिड मसाज से हाइपोटेंशन भी हो सकता है, और फिर सेरिब्रल परफ्यूजन दिमाग तक ये ब्लड नहीं पहुंचेगा तो कोमा में भी जा सकता है आदमी। सो बी केयरफुल अराउंड योर नेक। अभी लेट्स स्टार्ट। द कोस्टल एलिमेंट ऑफ सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा may get enlarged to form a cervical lip। अभी ये जो कोस्टल एलिमेंट है C7 का,
ये अगर थोड़ा और बड़ा हो जाए तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक रिब बना रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्वाइकल रिब। गला से रिलेटेड सर्वाइकल रिब। अगर ये C7, इसको वर्टिब्रा प्रोमिनेंस भी बोलते हैं ना, C7 ही तो ज़्यादा उसका वो प्रोमिनेंट होता है, बट वो कंपोनेंट नहीं, जो इसका कोस्टल एलिमेंट है वो अगर बड़ा हो जाए तो फिर उसको बोलेंगे सर्वाइकल रिब। इससे क्या क्या दिक्कत हो सकता है, ये ब्लड वेसल को कॉम्प्रेस कर सकता है, सबक्लेवियन एंड ऑल को। A cervical rib is an additional rib that arises from C7 vertebra and usually gets attached to the first rib near the insertion of scalenus anterior। ये पूछ सकते हैं कि फिर पहले तो किसका मॉडिफिकेशन है C7 का और कहाँ अटैच होता है स्क्लेनस एंटीरियर पे। If the rib is more than 5 centimeter long, it usually displaces the brachial plexus and subclavian artery upward। अभी ये ब्रेकियल प्लेक्सिस और सबक्लेवियन आर्टरी दोनों को ऊपर भेज देगा। ये अगर ऐसा आ रहा है तो यहाँ से जो भी ब्लड वेसल और नर्व का प्लेक्सिस पास होता है उसको वो अपवर्ड डिस्प्लेस करेगा। इट्स इम्पॉर्टेंट क्लिनिकली। If the symptoms are tingling pain in the inner aspect of forearm, arm, including weakness and paralysis। मेनली अल्नर नर्व से रिलेटेड जितना भी सिम्टम्स होता है अल्नर साइड में या मीडियल साइड में जो भी दिक्कत हो सकता है, आर्म फोर आर्म का मीडियल साइड में दिक्कत, और अल्नर नर्व इंट्रिंसिक मसल्स को कंट्रोल करता है, तो वो भी जाएगा। The intervertebral foramina of the cervical vertebrae lie anterior to the joint between the articular process। Arthritic changes in these joints, if occur, can uh, cause tiny projection of osteophytes। ये मेनली जो आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं उनके बीच में जो जॉइंट्स बनेगा, द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा। जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है वो एंटीरियरली लाई करता है, जो जॉइंट्स बन रहा है आर्टिकुलर प्रोसेसेस के बीच में। तो अगर इन दोनों जॉइंट्स के बीच में कुछ भी इन्फ्लामेशन होता है, आर्थराइटिक चेंजेस मतलब इन्फ्लामेटरी चेंजेस ऐसा मान सकते हो, तो फिर वहाँ पे टाइनी प्रोजेक्शंस और ऑस्टियोफाइट्स लाइक छोटा छोटा, अगर कोई भी जॉइंट्स में आर्थराइटिक चेंजेस होगा तो ये ऐसा ऐसा लाइक ऑस्टियोफाइट्स गोल गोल बोन का स्ट्रक्चर बन जाएगा जो बहुत ही सीवियर पेन कराएगा। इट्स लाइक कि ये अर्थराइटिस एंड ऑल आप नेक्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ लोगे, अभी यहाँ पे तो जस्ट बता रहे हैं। These osteophytes may press on anteriorly, place cervical spinal nerves in the foramina, causing pain on the course and distribution of these nerves। तो इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि अगर अर्थराइटिक चेंजेस हो रहे हैं वो जॉइंट्स पे, तो फिर जो उसके आगे में जो भी स्पाइनल नर्व्स क्रॉस कर रहे हैं उनमें उनका डिस्ट्रीब्यूशन के अलॉन्ग पेन होगा। The joints in the lateral parts of adjacent body of cervical vertebra are called लश्का joints। ये important है। lateral part of body से जो बनता है cervical vertebra का lateral part, जो joints बना रहा है ऊपर नीचे, उसको लश्का joints बोलेंगे। The osteophytes commonly occur in these joints। The cervical nerve roots lying posterolaterally to these joints may get pressed along their distribution। तो जो posterolaterally nerves root पास कर रहा है वो compress हो सकता है। ये सब मेनली अगर एग्जाम में आए तो आपको लिखना है कि ऑस्टियोफाइट्स में compress द नर्व, और फिर आर्टिकुलेटिंग जॉइंट्स के बीच में ऑस्टियोफाइट्स बनेगा जो कॉम्प्रेस कर सकता है। सिंपल, डोंट नीड टू राइट ये पोस्टेरोलैटरल एंटेरोलैटरल। द वर्टिब्रल आर्टरी coursing through the foramen transverse cerium lies lateral to the Luschka joints। The osteophytes of Luschka joints may cause distortion of the vertebral artery, leading to vertebrobasilar insufficiency। This called vertigo dizziness। अभी क्या है कि जो ऑस्टियोफाइट्स है वो अगर आर्टरी को कंप्रेस करे, अभी तक हमने नर्व को कंप्रेस करते हुए देखा था, बट अगर अभी आर्टरी को कंप्रेस करेगा तो इससे क्या होगा, वर्टिब्रो बेसिलर, एक बेसिलर आर्टरी होता है, वर्टिब्रल आर्टरी होता है। आई गेस वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर जाके बेसिलर आर्टरी बनता है।
तो फिर अगर वो नहीं बन पाएगा तो वो सर्कल ऑफ विलिस जो पूरा ब्रेन को सप्लाई करता है ब्लड, उसमें दिक्कत आएगा। और उससे क्या होगा, अगर परफ्यूजन कम है तो आपको उल्टी आएगा, चक्कर आएगा। Prolapse of the intervertebral disc occurs in the junction of different curvatures. So the common site is lower cervical and upper lumbar. कैसे याद रखना है? ये सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर और ये सैक्रल काइंड ऑफ। तो कहाँ कहाँ होता है? लोअर सर्वाइकल एंड अपर लंबर। ये पिक्टोरियली अगर आप ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा कि सर्वाइकल में नीचे और लंबर का अपर, लॉर्डोटिक कर्वेचर बोलते हैं ना, तो ऊपर में लंबर के ऊपर। इन द सर्वाइकल रीजन द डिस्क इज इन्वॉल्व्ड इज above or below the sixth cervical vertebra. The nerve roots affected are C6, C7. There is pain and numbness along the lateral side of the forearm and hand. There may be wasting of the thenar eminence. मेनली मीडियन नर्व को दिक्कत हो रहा है। थिनर को मीडियन नर्व ही सप्लाई करता है, रीचेक कर लेना, बट जहाँ तक मुझे याद है। ड्यूरिंग जुडिशियल हैंगिंग क्या होता है? पॉन्स वाइटल सेंटर पे जाता है। ओडोंटॉइड प्रोसेस यूजुअली ब्रेक्स एंड हिट्स अपॉन द वायरल सेंटर। देखिए ये ऐसा होता है कुछ ओडोंटॉइड प्रोसेस, ये ऐसा कुछ, और ये ऐसा एटलास, ऐसा एटलास, ये पहला वाला एटलास, दूसरा वाला एक्सिस। तो एक्सिस में ये ओडोंटॉइड मतलब दांत जैसा प्रोसेस होता है, और जस्ट इसके पीछे रहता है ओडोंटॉइड प्रोसेस है, उसके पीछे रहता है ये आपका पॉन्स या मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा है। जैसे ही ये एक लिगामेंट होता है जो इसको होल्ड करके रखता है, जैसे ही ये लिगामेंट टूटेगा वैसे ही वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के वाइटल सेंटर्स पे जाके चिपक जाएगा, और जैसे ही वो होगा आदमी डेथ कर जाएगा। वाइटल सेंटर मेडुला एटलास में फ्यूज विद द ऑसिपिटल बोन। हाँ, एटलास और ये ऑसी एटलास सबसे पहला होता है, ऊपर में ऑसिपिटल बोन के साथ अगर वो जुड़ जाए तो उसको ऑसिपिटलाइजेशन ऑफ द एटलास एंड एट टाइम्स कंप्रेस द स्पाइनल कॉर्ड कॉजिंग सर्जिकल रिकम्प्रेशन। अभी ये स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर देगा अगर चिपक गया तो, जिसको सर्जरी से फिर करेक्ट कर देंगे। द फेरेंजियल एंड रेट्रोफेरेंजियल इन्फ्लेमेशन में कॉज डिकैल्सिफिकेशन ऑफ द एटलस वर्टिब्रा। अभी इन्फ्लेमेशन से डिकैल्सिफिकेशन हो जाएगा, जो कि this may lead to loosening of the attachment of the transverse ligament, which may eventually yield causing sudden death from dislocation of tens। ये वही है, ये ट्रांसवर्स लिगामेंट ही है जो होल्ड करके रख रहा था। ये ओडोंटॉइड प्रोसेस है ना, इसको ये प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस ही मेडुला ऑम्लोगेटा से चिपकने से रोक रहा था। ये सपोज इसके पीछे है, तो ये अगर टूटा तो ये इससे जाके चिपक जाएगा और फिर सडन डेथ हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। ठीक है, फ्रैक्चर ऑफ द ओडोंटॉइड, ये दांत जैसा प्रोसेस। अभी फ्रैक्चर ऑफ द स्कल में बी डिप्रेस, लीनियर और बेसिलर, ये पढ़ लोगे आप इसमें फोर्थ ईयर में। हैंगमैन्स फ्रैक्चर occurs ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ द pedicels of the axis vertebra. As the vertebral canal gets enlarged, the spinal cord does not get pressed. ये इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है इसमें। और क्या है? क्लिनिको एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स बेकार है। आपका फेवरेट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। ब्लैक आई जो मैंने बताया था ना, ये रहा ब्लैक आई। चलिए यहाँ से। Wounds of the scalp gape when the epicranial aponeurosis is divided। अगर ये आपका स्कल है और ये आपने ऐसे कट लगाया या ऐसे कट लगाया, तो किस में ज़्यादा गेपिंग होगा?
ये जो वर्टिकल कट है इसमें ज़्यादा गेपिंग, गेपिंग मतलब ये ऐसा हो जाएगा। Aponeurosis is when the epicranial transversely, sorry, ट्रांस ये ट्रांसवर्स कट लगाने पे गेपिंग होगा, माय बैड, नॉट वर्टिकल। वर्टिकल पे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसका सेम डायरेक्शन ऐसे, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस ऐसे ऐसे पीछे जा रहा है। तो अगर हम लोग ऐसे कट करेंगे, सीधा सीधा कट करेंगे, तो फिर गेपिंग नहीं होगा। बट अगर ट्रांसवर्सली कट करेंगे तो फिर फाइबर का पुल का डायरेक्शन पूरा दोनों तरफ, ये इस पीछे पुल करेगा, ये आगे पुल करेगा। तो इसलिए ट्रांसवर्स कट में डेंजरस होगा। समझे? डिड यू गेट द लॉजिक? ये कभी भी याद नहीं रखना, दीज थिंग्स जस्ट नीड कॉमन सेंस, कि ऐसे अगर शीट की तरह कवर्ड है, ऐसे काटेंगे तो कुछ नहीं होगा, ट्रांसवर्स कट लगाएंगे तो गेपिंग बहुत खुल जाएगा, खींच जाएगा। बिकॉज ऑफ द abundance of sebaceous glands, the scalp is a common site of sebaceous cyst। अभी अगर आप हद से ज़्यादा ऑयलिंग करते हो और आपने फिर उसको वॉश नहीं किया, तो फिर क्या होगा? ऑयल एक्यूमुलेट होगा और फिर वो ग्लैंड्स के पोर्स को जाके क्लॉग करेगा और उससे सिबेशियस सिस्ट बनेगा। Wounds of the scalp may bleed profusely but heal profusely also। अभी देखो, स्कैल्प में बहुत अच्छा ब्लड सप्लाई होता है, तो अगर वहाँ कोई भी कट लगता है तो वो बहुत ज़्यादा ब्लीड होता है, बट वो हील भी बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है क्योंकि रिच ब्लड सप्लाई होता है। Bleeding can be arrested by applying pressure at the site of injury by tight cotton। अरे कुछ भी करके बस दबा दो, वो ठीक हो जाएगा, मतलब ठीक नहीं, ब्लीडिंग रुक जाएगा। ये अगर आपका रिलेटिव किसी का सर्वर फूट जाए तो यू कैन डू दिस, कंप्रेस करके रखो अंटिल कि वो सूचर नहीं होता। बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द फेशियास, सबक्यूटेनियस हेमरेज आर नेवर एक्सटेंसिव। फेशिया इतना डेंस है कि सबक्यूटेनियस हेमरेज है ज़्यादा नहीं होगा। द इन्फ्लामेशन इन दिस लेयर कॉजेस लिटिल स्वेलिंग बट मच पेन। स्वेलिंग नहीं होगा बट पेन बहुत होगा। बिकॉज द पेरिक्रेनियम इज एडहेरेंट टू द सूचर्स, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड deep to the pericranium is cephalotoma, takes shape of the, अभी देखिए, जो पेरिक्रेनियम है, ये अगर बोन है, ये सूचर है, और इससे ये पेरिक्रेनियम ऐसा चिपका हुआ है, तो क्या होता है कि ये जो भी ब्लड, अगर पेरिक्रेनियम के नीचे वाला अगर कोई भी हेमरेज हुआ है तो उसमें ब्लड पूरा इकट्ठा होगा और वो बोन का शेप ले लेगा। टेक शेप ऑफ द बोन। तो उसको क्या बोलेंगे? सिफेलोटोम। Concerned where the fracture of a particular bone. The layer of loose alveolar tissue is known as dangerous area। अभी ये आप एज सच याद कर लो कि लूज वाला है वो लूज एरियोलर टिश्यू, डेंजरस एरिया, इसी को सेफ्टी लेयर भी बोलते हैं, बट इसको डेंजरस एरिया ऑफ द स्कैल्प भी बोलते हैं। लूज एरियोलर, एल्वियोलर बोल दिया था क्या मैंने? एरियोलर टिश्यू, प्रो, लूज एरियोलर टिश्यू, डेंजरस एरिया। Which course here may transmit infection from the scalp to the cranial venous sinuses। अभी ये डेंजरस एरिया ऑफ द फेस ये होता है नाक के नीचे, अपर लिप। अगर यहाँ से कोई भी इन्फेक्शन है तो वो ब्रेन तक जा सकता है। वैसे ही अगर कोई भी लूज एरियोलर टिश्यू वाले एरिया में हो तो फिर, एक सेकेंड, हाँ, लूज एरियोलर टिश्यू वाले एरिया में हो तो फिर वो करा सकता है इन्फेक्शन ब्रेन में। Collection of blood in the layer of loose areolar connective tissue layer causes generalized swelling of the scalp। लूज वाले में generalized swelling, और पेरिक्रेनियम के नीचे अगर हो रहा है तो फिर शेप ले लेगा। May extend anteriorly into the root of the nose and into the eyelid। root of the nose ये होता है, eyelid ये होता है। As frontalis muscle has no bony origin। ये जो frontalis muscle है इसका कोई bony origin नहीं है, resulting in black eye। The posterior limit of such hemorrhage is not seen। पीछे posteriorly नहीं जाए,
If the bleeding is due to local injury, the posterior limit of hemorrhage is seen. Because of the spread of blood, compression of the brain is not seen. So this is called safety layer. अगर वहीं पे उसी लेयर में ब्लड इकट्ठा हो जाए तो क्या होगा? आपका गया आदमी गया, ब्रेन का कोई भी एरिया को कंप्रेस कर देगा तो आदमी खत्म। बट ये लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर जो है, इसके वजह से ही वो पूरा डिफ्यूजली चला गया, मतलब एक जगह पर इकट्ठा नहीं हुआ, तो उससे ब्रेन बच जाता है, इसलिए इसको सेफ्टी लेयर भी कहेंगे। Since the blood supply of scalp and superficial temporal region is very rich, a worst portion need not to be cut. They may be replaced back in position and stitched. They usually, अरे अगर आपका मेनली कोई भी सर का हिस्सा स्किन का या कट जाए तो उसको फेंकना नहीं, उसको वापस से सूचर करके चिपका देना, वो हील हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत हाई ब्लड सप्लाई है, बहुत ही वस्कुलर रिच वस्कुलर सप्लाई है। अगर आप इतना देख रहे हो, ये क्रेनियल, ये बहुत, इट्स लाइक इट्स द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, यहाँ से LAQ भी आ सकता है। अगर आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ना है तो छोड़ दो पढ़ाई, मेन पूरा बुक पढ़ना, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगा। क्लिनिकल एनाटॉमी, द फेशियल नर्व इज एग्जामिन्ड बाय टेस्टिंग। अरे पेशेंट को आप बोलोगे कि ये ऐसा 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 आईब्रो को ऊपर करके ऐसे दिखा, ऐसे करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये अगर कर दे रहा है तो आपके लिए बुरी बात है। Frontalis. Ask the patient to look upwards without moving his head and look in the normal horizontal wrinkles. Dilators of the mouth. ये टेस्टिंग के लिए बात हो रहा है, बट जनरली अगर ज़्यादा एक्सटेंसिव इंजरी है तभी जाके ये मूव कर पाएगा। इट्स लाइक पैराडॉक्सिकल है, मैं आपको नीचे वाले पोर्शन में बताऊंगा। अभी तो जनरलाइज बता रहे कि कैसे टेस्ट करते हैं। फेशियल मसल से फेशियल नर्व हमारा मसल्स ऑफ एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन को सप्लाई करता है, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस, जैसे इसको ये करना, ये फ्राउनिंग करना, रिंकलिंग, मेन आपको रिंकलिंग देखना है फिर फोरहेड पे। डायलेटर्स ऑफ द माउथ, मुंह खोलना, मुंह बंद करना, ये सारा, ये जितना भी 20 मसल्स है ना फेस का, वो सारा आपको खुद से प्रैक्टिस करना है बाय लुकिंग इन द मिरर, एंड आपको देखना है। zygomaticus मेजर माइनर जो भी है देख लेना। यहाँ पे लेवेटर लेबियाई सुपेरियोरिस एलिक्वेनिस आई, ये एक सांस में बोलना, ये बहुत बड़ा मसल का नाम है। तो ये सारा छोटा या बड़ा मसल्स आपको डाइसेक्शन में आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ऑर्बिक्युलरिस ओकुली, आंख जोर से बंद करना, टाइट क्लोजर ऑफ द आई, बक्सीनेटर, पफिंग। अगर ब्लोइंग कर रहा है तो कौन सा मसल इन्वॉल्व है? बक्सीनेटर। Puffing, then blowing forcibly, as in whistling, puffing of mouth. Intranuclear lesion of the facial nerve. अगर इंफ्रान्यूक्लियर, दो होता है, दो टाइप का लीजन होता है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। ये सब आप पढ़ोगे, तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर क्रेनियल नर्व, देखिए सबसे पहले क्रेनियल नर्व निकलता है, फिर वो अपना गैंग्लिया, क्रेनियल नर्व सपोज ये ब्रेन स्टेम है, यहाँ से निकलेगा, ये किसी गैंग्लिया में जाके रिले करेगा, और उसके बाद वो ऑर्गन्स को सप्लाई करेगा। ये मैंने रफली बताया। तो ये पोर्शन में अगर इंजरी होता है तो इसको बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, और उससे नीचे होता है तो उसको लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन बोलते हैं। जो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में होता है, आप मान के चल सकते हो कि अपर सुपीरियर लोग क्या होते हैं, आपको कंट्रोल में रखते हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो आप क्या करोगे, आपको जो मर्जी है वो करोगे, तो फिर ये, इसमें आदमी रिजिड हो जाता है, रिजिडिटी होगा। और इसमें अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है तो फ्लैसिडिटी होगा। फ्लैसिड मतलब एकदम ही लूज पड़ जाना, मेरा हाथ एकदम, फ्लैसिडिटी मतलब ऐसे बेजान हो जाना, ऐसा ऐसा, मतलब इसमें कोई भी लॉस ऑफ टोन, कोई टोन नहीं रहेगा। टोन मतलब जो नेचुरली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है ना, वो कुछ नहीं रहेगा, आप मतलब लाश जैसा हो जाएगा आपका।
और रिजिड मतलब एकदम टाइट हो जाना, जकड़न हो जाना। तो विद दिस हम लोग बोलते हैं कि ये लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है फेशियल नर्व का, क्रेनियल नर्व 7 का, एट द स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन। यहाँ पे एक फोरामेन होता है, ये ये मेस्टॉइड प्रोसेस है, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है, यहाँ से फेशियल नर्व निकलता है, तो इसको स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन बोलते हैं। स्टाइलॉइड प्रोसेस और मेस्टॉइड प्रोसेस के बीच में है, इसलिए स्टाइलोमेस्टॉइड, जिसको बोलते हैं बेल्स पाल्सी। And upper and lower quarters of the face same side get paralyzed। अभी ये ऐसा, ये साइड पैरालाइज हो जाएगा। अगर ये साइड में इंजरी, नहीं सपोज यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ से अगर ऐसे आ रहा है ना, तो ये साइड में अगर डैमेज है तो ऑपोजिट साइड का पैरालाइज होगा। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, ये जो स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन पे डैमेज हो रहा है, तो सेम साइड में होगा, ये इधर से सप्लाई होगा ना सेम साइड का, तो ये दोनों डैमेज हो जाएगा, अपर एंड लोअर पार्ट सेम साइड पे होगा। और भी बहुत सारा केसेस है। तो ये पता कैसे चलेगा कि अगर किसी को बिल्स पैल्सी, इसको बिल्स पैल्सी बोलते हैं, कैसे पता चलेगा किसी को बिल्स पैल्सी है कि नहीं? आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू से योर पेशेंट कि तुम स्माइल करो, तो वो स्माइल करेगा तो जो नॉर्मल साइड है वहां पे डेविएट हो जाएगा, जो पैल्सी जिस नर्व का जिस साइड पैल्सी हुआ है उस तरफ कुछ नहीं होगा, वो जब स्माइल करेगा तो एक तरफ उसका मुंह ऐसा चला जाएगा। द फेस बिकम्स asymmetrical एंड draws टू द नॉर्मल साइड। अगर एक साइड का पाल्सी हो गया तो वो क्या होगा, वहां से लार्वा टपकेगा, रिंकल्स जो भी होता है वो चला जाएगा। रिंकल्स क्यों होता है? क्योंकि आपका मसल्स वहां पे कॉन्ट्रैक्टेड है, और मैंने क्या होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन में फ्लैसिडिटी होता है, तो फ्लैसिडिटी मतलब लॉस ऑफ टोन, तो वहाँ का मसल्स रिलैक्स कर गया तो रिंकल्स चला गया। वैसे आपको और एक चीज़ बताता हूँ, आपने बोटॉक्स इंजेक्शन सुना होगा, तो ये भी क्या करता है, ये जितने मसल्स को रिलैक्स कर देता है। ये एसिटाइल कोलिन का ब्लॉकर है, बोटुलिनम टॉक्सिन। तो वो आपका एसिटाइल कोलिन रिलीज अगर नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो फिर रिलैक्स हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, रिंकल चला जाएगा। बट इसका डाउन साइड क्या है, कि अगर किसी बेवकूफ़ ने आपको दे दिया, ज़्यादा दे दिया, डोज इधर उधर या गलत मसल पे दे दिया, तो फिर आपका एक्सप्रेशन भी चला जाएगा, आपका आप स्माइल नहीं कर पाओगे ढंग से। रिंकल्स, अभी वापस बैक टू बेल्स पाल्सी। The affected side is motionless, wrinkles disappear from forehead। इस मान लीजिए मेरा यहाँ पे ये स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन गया, अभी मेरा इस साइड का ये दोनों कंपार्टमेंट गया, तो इस साइड का जितना रिंकल्स है ऊपर नीचे कुछ नहीं आएगा। हाँ, मैं आईलिड भी क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, बंद नहीं कर पाऊंगा, आंखें बंद नहीं कर पाऊंगा, तो केराटाइटिस होने का चांसेस रहेगा। केराटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। Any attempt to smile draws the mouth to the normal side, मैंने बता दिया। During mastication, food accumulates between the teeth and the cheek। क्यों? क्योंकि वैक्सीनेटर भी आपका पैरालाइज हो जाएगा। Articulation of labials is impaired। अभी दोनों लिप्स साथ में चिपक नहीं पाएंगे एक तरह से। Tears flow out from the eye। आंसू बहने लगेंगे। मेनली आपको बहना याद रखना है कि यहाँ से थूक बह रहा है, यहाँ से आंसू बह रहा है, दोनों का रिंकल्स गायब हो गए हैं। अगर आप इतना याद रखते हो तो यू आर सॉर्टेड। सलाइवा फ्लोज फ्रॉम द एंगल ऑफ माउथ, एंगल ऑफ माउथ ये यहाँ से सलाइवा गिर रहा है। अभी आते हैं, ये तो इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन था, अभी सुप्रा न्यूक्लियर लीजन में। इन सुप्रा न्यूक्लियर लीजन मतलब अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और द फेशन ऑफ यूजुअली पार्ट ऑफ हेमीप्लेजिया with injury to corticonuclear fibers, only the lower quarter of opposite। अगर ये फेस है, तो अगर इस साइड का डैमेज हो रहा है तो ये वाला पोर्शन पैरालाइज होगा, पैरालाइज। ये है सुप्रा न्यूक्लियर लीजन में।
और बेल्स पैल्सी में क्या था, ये ऐसा था, ये स्टाइलोमेस्टेड फोरामेन है सपोज, यहाँ पे कहीं ये ऐसे डैमेज हो गया तो ये पूरा काम नहीं करेगा। होल साइड पैरालाइज्ड। और यहाँ पे ऑपोजिट साइड का, ये ऐसा ऑपोजिट साइड का लोअर हाफ पैरालाइज्ड। ये पिक्चर्स बहुत ही अच्छा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो इससे आपको हमेशा याद रहेगा। Opposite side of the face is paralyzed. The upper quarter of the frontalis and orbicularis escapes due to ये अभी ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना ऑपोजिट साइड का, ये डुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब दो नर्व इसको मूवमेंट प्रोवाइड करता है, इसलिए ये स्पेयर हो जाता है, ये बच जाता है डैमेज होने से। बाइलैटरल रिप्रेजेंटेशन, तो इसलिए मैं बता रहा था उस वक्त कि अगर आपका पेशेंट ये कर पा रहा है, एक साइड में लीजन है एक साइड में कुछ नहीं कर पा रहा है, सपोज आपने उसको स्माइल करने बोला, एक साइड में रिलेट हो गया, और अगर ये ऐसा कर पा रहा है तो क्या है, ये अपर मोटर न्यूरॉन लीशन हो गया उसको, तो फिर वो उसके लिए ज्यादा खतरनाक है। अगर लोअर मोटर न्यूरॉन होता तो ये सेम साइड ऊपर नीचे होता, और ये भी पैरालाइज हो जाता इस साइड का। लेकिन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, सिंस इसका डुअल सप्लाई है तो फिर ये भी काम कर रहा है। और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, इफ यू हैव रेड फिजियोलॉजी, तो ये बहुत सारे मसल्स को, अगर कोई भी नर्व जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे डैमेज हो गया ना, तो वो पूरा सप्लाई जाएगा, बट अगर वो यहाँ पे डैमेज हो रहा है नीचे वाला पोर्शन में, तो यहाँ से जो सप्लाई करेगा वो जाएगा, तो ऑब्वियसली अपर मोटर न्यूरॉन लीजन मोर सीवियर होगा, तो ये पेशेंट के लिए ज़्यादा बुरा है। हो सकता है उसको कोई स्ट्रोक, हेमरेज, कुछ भी हो सकता है, इनफाक्ट। ओनली वॉलेंटरी मूवमेंट्स आर अफेक्टेड एंड इमोशनल एक्सप्रेशंस रिमेन नॉर्मल, क्योंकि उनमें डिफरेंट पाथवेज होता है वॉलेंटरी एंड इमोशनल मूवमेंट्स के लिए। तो look at this classic facial nerve at stylomastoid foramen पे डैमेज होने पे ये एक साइड का गया, और यहाँ पे ये ऑपोजिट साइड का गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे डैमेज हुआ है कॉर्टिको न्यूक्लियर, मतलब ये फाइबर्स आप पढ़ोगे पूरा, बहुत सारे फाइबर्स, तो ये ऑपोजिट साइड का डैमेज होगा। ठीक है, आई आई गेस 37 मिनट्स है ना अभी, और क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ लेते हैं। द सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइजेमिनल नर्व जितना भी हेड एक, न्यूरैल्जिया, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया किसको है, एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी को है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना किसको है, अपना बॉलीवुड में किसी को तो है, नाम नहीं बताऊंगा। The sensory distribution of trigeminal nerve explains why headache is uniformly common symptom in involvement of nose, paranasal air sinus, infection and inflammation of teeth, gums, refractory। अरे मेनली अगर एक चीज इन्वॉल्व हो रहा है ट्राइजेमिनल का, आंख, दांत या कुछ भी, तो आपको पूरा फेस में दर्द होगा, पूरा ट्राइजेमिनल नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन जहां जहां तक है वहां वहां तक दर्द होगा, तो इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि हेडेक क्यों होता है, अगर आपको नाक में सर्दी है तो पैरानेसल एयर साइनसेस ट्राइजेमिनल नर्व को इरिटेट करेंगे, फिर अगर दांत में दर्द है तो वो भी नर्व को इरिटेट करेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन्फेक्शन ऑफ द मेनिंजेस में है तब भी ट्राइजेमिनल नर्व इन्वॉल्व होगा। अभी आते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। न्यूरैल्जिया मतलब मैंने जो बताया था कि अगर हवा भी चले तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने मेरे को बहुत जोर से मारा है, इसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, which may involve one or more of the three divisions of the trigeminal nerve. It causes attacks of very severe burning and scalding pain। वही न्यूरल्जिक पेन मतलब बर्न, ऐसा घटिया तरीके का दर्द है कि आपको लगेगा कि कोई जला आ रहा है। एंड along the distribution of the affected nerve, वहाँ पे क्या करते हैं, अल्कोहल से वॉश करते हैं। पेन इज रिलीव्ड, या तो वो उसको पूरा ट्रैक्ट ही हटा देंगे, मतलब नर्व ही हटा देंगे, बाय इंजेक्टिंग 90% अल्कोहल इनटू द अफेक्टेड डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल। जिस गैंग्लिया में है वहां पे आप अल्कोहल डाल दोगे,
या तो आप जहाँ से नर्व निकल रहा है उसी को हटा दोगे, नर्व गया, ज़्यादा कुछ नहीं है, ट्राइजेमिनल सेंसरी है, सेंसेशन नहीं आएगा और क्या। By sectioning the affected nerve, the main sensory root of the spinal tract of the trigeminal nerve, which is situated superficially in the medulla. This process is called medullary tractotomy. मेडुला में कट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो बहुत अभी ये हेड एंड नेक बहुत बड़ा है। सो जस्ट कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। और एंड में तो वैसे भी आपको अश्विनी सर के नोट्स पढ़ने हैं, तो वो ज़रूर पढ़ना क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। हम लोग तो लाइक नोबडी टीचेस एनाटॉमी बेटर देन अश्विनी कुमार सर। ही इज सो गुड, लाइक उनकी वजह से मेरा एनाटॉमी बहुत अच्छा गया था। इट्स लाइक कि अगर वो नहीं होते तो मेरा एनाटॉमी तो गया था। ही एक्सप्लेन्स एवरीथिंग सो वेल एंड उन्होंने जो जो चीज़ बताया था, लाइक ऐसे ओवरी ऐसे यूरिनरी ब्लैडर, इट जस्ट स्टिक्स विथ यू एंड इट हेल्प्स यू इन योर फ्यूचर। अमेजिंग। ठीक है, तो बहुत तारीफ हो गया सर का। ठीक है, चलो बाय बाय।